हाय गाइस, सभी को सुबह का नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज के लेक्चर में हम जो इंडियन पॉलिटी का सीरीज चल रहा है यूपीपीसीएस 2023 प्रीलिम्स और आरओ एंड अदर एग्जाम, तो उससे रिलेटेड आज हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। आइए देखते हैं। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक का वर्णन है। इसमें किसमें? डीपीएसपी में। तो राज्य के निर्देशक तत्व भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक में किया गया है। इसके बाद देखते हैं तो राज्य के निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? आपके आयरलैंड से प्रेरित हैं। इसको आपको ध्यान में रखना है। मूल अधिकार के साथ निर्देशक तत्व क्या है? संविधान की आत्मा और दर्शन है। और संविधान की आत्मा किसने कहा है इनको? तो ग्रेनविल ऑस्टिन ने निर्देशक तत्व को क्या कहा है? संविधान की आत्मा। और वहीं अनुच्छेद 32 के तहत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मूल अधिकार को क्या कहा है? संविधान की मूल आत्मा। आइए देखते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व की विशेषताएं, उनके बारे में। तो पहली विशेषता क्या है कि नीति, नियम, कानून को नीतियों, यहाँ पे नीति नहीं, नीतियों और नियम कानूनों को प्रभावी बनाते समय राज्य इन तत्वों को ध्यान में रखेगा। तो राज्य जो है वो इन तत्वों को ध्यान में रखेगा नीति निर्माण, नियम को बनाते समय। ये पहली विशेषता है। दूसरी क्या है? यह संवैधानिक निर्देश या विधायिका, कार्यपालिका और प्रशासनिक मामलों में राज्य के लिए क्या है? सिफारिश है। तो ये बाध्यता नहीं है, बस सिफारिश ही है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? तो आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य में आर्थिक और सामाजिक के साथ साथ राजनीतिक विषयों में निर्देशक तत्व महत्वपूर्ण है। तो ये भी ध्यान में रखना है। और इसका मूल उद्देश्य क्या है? लोक कल्याणकारी राज्य का निर्माण। तो पूछा जाए कि उद्देश्य क्या है डीपीएसपी का, तो क्या है? लोक कल्याणकारी राज्य का निर्माण। पॉइंट ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्या है कि सामाजिक और आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना नीति निर्देश तत्व का क्या है? मूल उद्देश्य है। मूल उद्देश्य क्या है इसका? तो सामाजिक है और आर्थिक है, राजनीतिक नहीं है मूल उद्देश्य, न धार्मिक ही है। तो आपको ध्यान में रखना है। यदि आर्थिक से रिलेटेड आता है तो आपका डीपीएसपी मोर आंसर सही होगा इसी का। तो ये आपको ध्यान में रखना। और इसकी प्रकृति क्या है? गैर न्यायोचित है। तो इसको लागू कराने के लिए आप न्यायालय में नहीं जा सकते हैं, तो ये बाध्यकारी नहीं है। ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। आगे क्या है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के साथ साथ स्थानीय स्वशासन जो है इसे लागू करने के लिए बाध्य नहीं है। अगला पॉइंट है निर्देशक तत्व देश के शासन में मूलभूत है और इसे बनाने में इन तत्वों को ध्यान में रखा जाता है। तो इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य है। तो कोई भी आप नीति बना रहे हैं तो उसको बनाने से पहले नीति निर्देशक तत्वों को ध्यान में रखना जरूरी है और ये राज्य का कर्तव्य है। आगे देख लेते हैं तो निर्देशक तत्वों का वर्गीकरण। तो सामान्यतः निर्देशक तत्वों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला है समाजवादी, गांधीवादी, उदारवादी। तो आपको आप याद रखना है कौन कौन से हैं। तो समाजवादी और उससे संबंधित अनुच्छेद देख लेते हैं। तो पहला आर्टिकल आपको है आर्टिकल 38। तो आर्टिकल 36 में राज्य की परिभाषा है। तो आर्टिकल 38 देख लेते हैं। तो इसका मूल उद्देश्य क्या है तो उसको देखते हैं। तो इसका क्या है उद्देश्य, इसका मुख्य लक्ष्य क्या है समाजवादी का, तो उसको पहले देखते हैं। तो इसका है सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान करना और लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करना। तो इसका मूल मोटो है किसका? समाजवादी का। अब आर्टिकल 38 देखते हैं। तो 38 में कहा गया है कि राज्य द्वारा जन कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था को बढ़ावा देना। तो जन कल्याण के लिए, सभी के कल्याण के लिए, तो सभी या ऊंच हो या नीच हो, गरीब हो अमीर हो, कोई हो, तो सभी के कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था को बढ़ावा देना आर्टिकल 38 कहता है।
और 38 में भी एक और आर्टिकल है जो कि 44वें संविधान संशोधन 1978 में जोड़ा गया। तो वो क्या कहता है, आय, प्रतिष्ठा, सुविधा और अवसरों की असमानता को दूर करना। तो जो उनके बीच जैसे आय, किसी का आय ज़्यादा है, किसी का आय बहुत कम है, किसी की प्रतिष्ठा बहुत ज़्यादा है, किसी की प्रतिष्ठा कम है, सुविधाएं किसी के पास बहुत ज़्यादा हैं, अवसर किसी को ज़्यादा मिलता है किसी को, तो उनको दूर करना, तो दूर करने के लिए बाध्य नहीं है लेकिन दूर करने की प्रयास किया जाए। तो ये आर्टिकल 38 कहता है। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। तो आर्टिकल आपका 39 है। तो आपके आर्टिकल 39 में 6 आर्टिकल और जोड़े गए हैं काखा में, तो सब आर्टिकल हैं वो, तो उन्हीं सब आर्टिकल को देखते हैं। तो 39 का में देखेंगे पहले सब आर्टिकल। तो क्या कह रहा है कि सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार। तो जीवन जीने के लिए जो साधन है, रोटी कपड़ा मकान, तो सभी नागरिकों को प्राप्त होने चाहिए, सभी नागरिकों का अधिकार है। तो ये कहता है आर्टिकल 19A। तो ये स्मॉल ए है, ध्यान में रखना। तो आगे देख लेते हैं अगला पॉइंट क्या कहता है कि सामूहिक हित के लिए समुदाय के भौतिक संसाधनों का संवितरण। तो भौतिक संसाधन क्या है आपकी, जैसे कोई भी साधन हो, पेट्रोलियम हो, खनिज हो, कोई भी संसाधन हो, भौतिक संसाधन में और जितने भी संसाधन आते हैं, कोई भी खाने की चीज़ हो, कोई भी चीज़ हो, तो वह सामूहिक हित के लिए समुदाय के भौतिक संसाधनों का सम वितरण। तो सभी को समान वितरण होना चाहिए, ऐसा नहीं किसी को थोड़ा सा मिला, किसी को ज़्यादा मिल गया। तो ये निर्देशक तत्व का क्या है, आर्टिकल 39 का एक आर्टिकल है। आगे देख लेते हैं। तो कहता है धन एवं उत्पादन के साधनों का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। तो धन है तो आपका केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए कि सारे धन राज्य के पास ही, केंद्र के पास ही हैं, राज्य के पास कुछ नहीं है, तो उसका क्या होना चाहिए, विकेंद्रीकरण होना चाहिए, केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए। तो ये कहता है 39C। अब 39D क्या कहता है कि पुरुषों और स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन। अब इसमें क्या कहेगा कि ऐसा नहीं है कि वही कार्य यदि कोई इंजीनियर लड़की है तो उसको 40,000 मिल रहा है, कोई इंजीनियर लड़का है तो उसको 50 मिल रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए। समान कार्य है तो समान वेतन मिलना चाहिए, वह स्त्री हो या पुरुष हो। तो ये कहता है 39D। अब 39E क्या कहता है कि कामगारों के लिए स्वास्थ्य और शक्ति तथा बालकों का बाल श्रम से संरक्षण। तो कामगारों जो काम कर रहे हैं तो उनकी देख रेख, उनकी स्वच्छता का देख रेख, कि वो उनको कोई परेशानी ना हो, और बालकों को बाल श्रम से संरक्षण। तो आप बाल श्रम ये नहीं कि आप 10 ही वर्ष में बालक को काम करने के लिए लगा दें। तो ये कहता है आर्टिकल 19E। अब लास्ट क्या कहता है, लास्ट कहता है आपका कि बच्चों के स्वास्थ्य विकास के लिए अवसर को सुरक्षित करना। तो बहुत बच्चों के स्वास्थ्य विकास के लिए अवसरों को, तो उनके स्वास्थ्य विकास के लिए अवसर जितने भी हों उनको सुरक्षित करना, ये आर्टिकल कहता है 39 अब आगे देख लेते हैं कि 42वें संविधान संशोधन के तहत एक आर्टिकल जोड़ा गया 39 का को, या 39 कैपिटल A को। तो इसमें क्या कहेगा कि सामान्य एवं गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना। तो ये कहता है निःशुल्क विधिक सहायता। तो जितनी भी सहायताएं हैं, जैसे गरीब लोग हैं उनको, उनके पास उतनी पैसा नहीं है कि वहाँ तक पहुँच सकें जहाँ तक एक अमीर व्यक्ति पहुँचा है। तो कोई भी जैसे केस लड़ना हो कोई, तो वकील मान लो ले रहा है 50,000 रुपये, 50 लाख रुपए, तो एक गरीब नहीं लड़ सकता। तो उसके लिए आर्टिकल 39A में कहा गया है कि सामान्य एवं गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता मिलनी चाहिए। तो ये प्रावधान किया गया है 42वें संविधान संशोधन 1976 के जरिए। तो आपको ध्यान में रखना है। आगे क्या कहता है, आर्टिकल 41 क्या कहता है कि काम, शिक्षा, बुढ़ापा, बीमारी और निरुक्तता की दशाओं में क्या होता है, लोक सहायता। तो आपको लोक सहायता मिलनी चाहिए, शिक्षा की सहायता में लोक सहायता, बुढ़ापा में आपको पेंशन मिलना चाहिए जो कि हर राज्य सरकारें देती हैं, विधवा पेंशन मिलना चाहिए, बीमारी में आपको हेल्प मिलना चाहिए। तो ये क्या है, आर्टिकल 41 इसके बारे में बात करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो आर्टिकल 42 क्या कहता है, तो उसके बारे में देखते हैं। तो 42 कहता है कि काम की न्याय संगत और मानव की दशाओं तथा मातृत्व प्रसूति सहायता को बंद कराना। तो मातृत्व सहायता, जैसे आपको अलग अलग योजनाएं चल रही हैं, मातृत्व वंदना योजना चल रही है और स्तुतिपान योजना चल रही है। आपको 6
6,000 रुपये प्रसूति के समय मिलता है 5,000 रुपये। तो ये सब कितनी हैं, ये सब सुविधाएं सरकार की हैं जो कि आर्टिकल 42 में आपको मेंशन है। तो ये सहायताएं मिलती हैं एक महिलाओं को, एक छोटे से नवजात शिशु को। तो ये आर्टिकल 42 में इसकी बात की गई है। आगे देख लेते हैं आर्टिकल 43 क्या कहता है कि कर्मचारियों को निर्वाह वेतन आदि। तो ये कहता है आर्टिकल 43 का क्या कहता है, तो उसके बारे में देखते हैं। इसको 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया, तो ये इम्पोर्टेंट है। उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों के भाग लेने के लिए कदम उठाना। तो उद्योग का प्रबंधन हो रहा है, कोई भी चीज़ हो रहा है काम उद्योग में, तो उसमें कामगार जो काम करने वाले हैं उनको भी भाग में शामिल किया जाए, उनके भी निर्णयों को देखा जाए। तो ये कहता है आर्टिकल 43 का। अब आर्टिकल 47 क्या कहता है कि पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने। तो ये कैसे होगा, तो आर्टिकल 47 कैसे कहता है, तो आपके कुछ जो मूल कर्तव्य हैं उसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। पर्यावरण की रक्षा, सुरक्षा, आपके कुपोषण से बचने के लिए अच्छे भोजन, तो ये सब कैसे है, आर्टिकल 47 बात करता है इसके लिए। आगे देख लेते हैं। अब आ गया आपका गांधीवाद सिद्धांत। तो गांधीवाद सिद्धांत और उससे संबंधित अनुच्छेद कौन कौन से हैं, तो उसको देखते हैं। गांधी जी आर्टिकल 40 में क्या कहते हैं कि ग्राम पंचायत का निर्माण हो, ग्राम पंचायत का गठन हो, जो कि आपके 73वें संविधान संशोधन 1992 की तरह 1992 में इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो ये गांधी जी का विचार था कि ग्राम पंचायत का निर्माण हो। तो ये आपका आर्टिकल 40 कहता है, ध्यान में रखना है। अब आर्टिकल 43 क्या कहता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग हो। तो गांव में छोटे छोटे उद्योग होने चाहिए ताकि सभी को आजीविका के पूरे साधन मिल सकें। ये आर्टिकल 43 कहता है। अब वही आर्टिकल 43 खा क्या कहता है कि सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त संचालन, लोकतांत्रिक नियंत्रण एवं व्यावसायिक प्रबंधन को बढ़ावा दिया जाए। तो आपकी सहकारी समितियां बननी चाहिए, छोटी छोटी समितियां बननी चाहिए ताकि आपको सहायता मिल सके, क्योंकि छोटे किसान बड़े स्तर पे तो पहुंच नहीं सकते, तो उनके लिए एक छोटी छोटी समितियां होनी चाहिए। तो ये आर्टिकल 43 खा कहता है, जिसको कब जोड़ा गया, तो 97वें संविधान संशोधन 2011 के तहत। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अब आर्टिकल 46 क्या कहता है, SC ST और समाज में कमजोर वर्गों के शैक्षणिक और आर्थिक हितों को प्रोत्साहन करना। तो ये आपके आरक्षण से संबंधित क्या है, तो SC ST या कमजोर वर्ग के तो शैक्षणिक संस्थाओं और आर्थिक हितों को प्रोत्साहित करने के लिए आर्टिकल 46 बात करता है। तो इसमें भी गांधी जी ने जोड़ दिया। अगला देख लेते हैं। तो आर्टिकल 47 कहता है कि स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक नशीले पदार्थ, मादक पेय पदार्थ का निषेध। तो आप स्वास्थ्य को देखभाल रखने के लिए आप दारू, शराब या कोई भी नशीले पदार्थ, अफीम, हेरोइन आदि का सेवन ना करें। तो आर्टिकल 47 से कहता है इसका विरोध किया जाए। अब आर्टिकल 48 क्या कहता है कि दुधारू पशुओं की बलि पर रोक और उनकी नजरों नहीं है, ये नस्लों है, और उनकी नस्लों में सुधार को प्रोत्साहित किया जाए। तो वैज्ञानिक रूप से उनको थोड़ा देख रेख किया जाए, और दुधारू पशु जैसे आपकी भैंस हैं, गाय हैं, बकरी हैं आदि को बलि पे रोक लगाया जाए। तो उसके लिए सरकार आप अलग अलग नियम बनाती रहती है, तो उसको आप देख सकते हैं। तो ये आर्टिकल 48 कहता है। अब आगे देख लेते हैं कि उदारवादी सिद्धांत क्या कहता है। तो उदारवादी सिद्धांत क्या कहता है, तो उसके बारे में देखते हैं कि उदारवादी सिद्धांत के बारे में। तो उदारवादी में आपको पहले अनुच्छेद मिलेगा, अनुच्छेद 44, जो कहता है यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। तो समान नागरिक संहिता होनी चाहिए, सभी के लिए नियम समान होने चाहिए। हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ सब एक समान होने चाहिए, सिख, ईसाई। तो ये कहता है समान नागरिक संहिता, जो कि आपके राज्य में किसी भी राज्य में लागू नहीं है, ओनली गोवा को छोड़ के, वो भी पूर्णतः नहीं लागू है, किसी किसी क्षेत्र में लागू है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब आर्टिकल आपका 45 क्या कहता है उसके बारे में देख लेते हैं। तो सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना। तो आर्टिकल 45 कहता है। लेकिन 46वें संविधान संशोधन, ये अभी पीसीएस में आया था क्वेश्चन कि कौन से संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 21 को मूल अधिकार दिया गया। तो
तो ये कौन सा था? 46वें संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 45 के विषय को बदल गया और प्राथमिक शिक्षा का अनुच्छेद 21 का में मूल अधिकार बनाया गया। तो इसको ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आर्टिकल 48 क्या कहता है कि कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक ढंग से किया जाए। तो वर्तमान समय में आप देखिए ट्रैक्टर का यूज किया जाता है, सोलर पंप का यूज किया जाता है, तो वैज्ञानिक तरीके से कृषि, ताकि आजीविका के पूर्ण साधन उपलब्ध हों। जनसंख्या इतनी तेज़ी से बढ़ रही है, यदि ऐसी नहीं हुआ तो क्या हुआ? कुपोषण, लोग भूखों से मरने लगेंगे। तो आर्टिकल 48 क्या कहता है कि कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक ढंग से किया जाए। तो यह आर्टिकल 48 बात कहता है समाजवाद उदारवादी के लिए। अब 48 का क्या कहता है कि पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन और वन एवं वन्यजीवों की रक्षा। तो ये तो आपका मूल कर्तव्य में भी इसी की बात कहा जाता है कि आप पर्यावरण का संरक्षण करें, वन जीव, हालांकि वहाँ पे और थोड़ा बहुत मेंशन है, तो वन्य जीव एवं आदि की रक्षा करें, आप उनको मारे ना, अनावर्थक पेड़ ना काटें। तो ये कहता है आर्टिकल 48 का। इसको भी 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, ध्यान में रखना। आगे देखते रहते हैं। अनुच्छेद 49 क्या कहता है कि राष्ट्रीय महत्व वाले स्मारक, कलात्मक एवं ऐतिहासिक स्मारकों की रक्षा करें। तो आपके जितने भी स्मारक हैं, भीमबेटका है, ताजमहल है, सांची का स्तूप है, तो ये सब का रक्षा करें, उसकी सुरक्षा करें, क्योंकि इससे आपको राजस्व की, सरकार को राजस्व की प्राप्त होती है, दूर दूर से पर्यटन आते हैं देखने के लिए। तो ये कहता है अनुच्छेद 49। अब अनुच्छेद 50 के कहता है कि न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण। तो ये है डिवाइन ऑफ थ्योरी, तो पृथक्करण का सिद्धांत है। तो ये आर्टिकल 50 कहता है। अब आर्टिकल 51 क्या कहता है, तो उसके बारे में देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 51 क्या कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करना तथा राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखना। ये कौन सा बात करता है? आर्टिकल 51। और साथ उसी में भी बात किया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाना। तो आप संधि कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय विधि, तो उसके साथ आदर बढ़ाना और अंतर्राष्ट्रीय विवादों के मध्यस्थ द्वारा निपटानों के लिए प्रोत्साहन करना। तो आप जैसे किसी के बीच विवाद हो गया, जैसे इस समय किसका, रूस और यूक्रेन का चल रहा है, तो उसको आपस में बैठकर बातचीत करके विवाद को निपटाना चाहिए, ना कि युद्ध में युद्ध करना चाहिए। तो ये आर्टिकल 51 कहता है, तो आपको ध्यान में रखना है। अब आगे देख लेते हैं तो किसने क्या कहा उसके बारे में। तो केटी शाह ने क्या कहा? तो केटी शाह ने कहा कि यह अतिरिक्त क्या है, कर्मकांड है, एवं इसकी तुलना एक चेक से किया, जो बैंक में एक चेक है, उसका भुगतान बैंक अपने संसाधनों की अनुमति पर ही संभव करता है। तो ये कहा किसने? केटी शाह ने। उसी में नसरुद्दीन जी ने कहा कि यह एक 9 वर्ष की प्रस्तावों की तरह है, जो जनवरी में आके टूट जाता है। तो आप हर साल जनवरी में नया वर्ष मनाते हैं, तो उसी के अनुसार नसरुद्दीन जी ने कहा क्या कि यह सिद्धांत 9 वर्ष की प्रस्तावों की तरह है, जो जनवरी में आके टूट जाता है। अब टी कृष्णमाचार्य ने कहा कि भावनाओं का एक अस्थायी कूड़ाघर है। ये किसने कहा? कि टी कृष्णमाचार्य ने। आगे देख लेते हैं। तो आगे है आपका पॉइंट क्या कि मूल अधिकार और निर्देशक तत्व के बीच टकराव होते रहते हैं। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने थोड़ा सा निर्णय दिए, जो वो हैं देखते हैं। तो पहला केस है चंपकन दोराइजन मामला 1958 में। तो इसमें मूल अधिकार और निर्देशक तत्व के बीच टकराव होने पर मूल अधिकार अधिक प्रभावी होगा, न्यायालय ने निर्णय दिया। और फिर आगे मामला आता रहा 25वां संविधान संशोधन, फिर केशवानंद भारती केस, चलते चलते फिर लास्ट में आया आपका मिनर्वा मिल्स मामला 1980 में। तो उसमें भारतीय संविधान ने मूल अधिकार और निर्देशक तत्व के बीच संतुलन बनाने को कहा और संसद निर्देशक तत्व को लागू करने के लिए मूल अधिकार में क्या कर सकती है? संशोधन कर सकती है, लेकिन मूल अधिकार के मूल ढांचे को परिवर्तित नहीं कर सकती है। तो ये था। अब इसी में देख लेते हैं आपके मूल अधिकार और डीपीएस में थोड़ा सा अंतर। तो क्या है आपका जो है फंडामेंटल राइट, चलिए देख लेते हैं यहीं पे। तो फंडामेंटल राइट जो है आपका, फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी। तो फंडामेंटल राइट आपका नकारात्मक भी हो सकता है, सकारात्मक होता है, क्योंकि किसी में आपको रोका जाता है कि आप ये काम, राज्य ये काम नहीं कर सकता, राज्य ये कार्य कर सकता है।
तो ये नकारात्मक प्लस सकारात्मक दोनों है। और डीपीएसपी क्या है आपका, हमेशा सकारात्मक है। ये न्यायोचित है, न्यायालय, इसके उल्लंघन होने पे न्यायालय में आप जा सकते हैं, इसके उल्लंघन होने पे आप न्यायालय में नहीं जा सकते, ये गैर न्यायोचित है। इसके बाद इसका उद्देश्य लोकतांत्रिक क्या है, राजनीतिक व्यवस्था स्थापित करना। और जिसका क्या है उद्देश्य, अभी आपको बताया था कि आर्थिक और सामाजिक, तो इसको ध्यान में रखना। इसको कानूनी मान्यता प्राप्त है, इसके उल्लंघन होने पे आप आर्टिकल 32 और 226 के तहत हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो ये क्या है आपका, इसको नैतिक और राजनीतिक मान्यता प्राप्त है। ये आपका अगला पॉइंट देखते हैं, तो एफआर में और डीपीएसपी में, तो ये आपका व्यक्तिगत है, आपका उल्लंघन हो रहा है, आपके किसी मूल अधिकार का उल्लंघन हो रहा है तो आप जा सकते हैं। और ये क्या है आपका, सामुदायिक है, ये समुदाय के बात में बात करता है, मतलब पूरे समुदाय का क्या हो, संवितरण हो, विकेंद्रीकरण हो, तो ये समुदाय का बात करता है, तो इसको ध्यान में रखना है। तो ये सब थे आज के लेक्चर के पूरे कंक्लूजन। आशा करते हैं आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। यदि आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और प्लेलिस्ट में जाके अभी तक के 8 लेक्चर हो चुके हैं उसको जाके आराम से देख सकते हैं, और शाम का MCQ पार्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं कल, धन्यवाद।